माधव और पायल दोनों एक पार्क में टहल रहे होते हैं और तभी ओफो माधव, वो देखो जरा, कैसे इन सारी पंछियों को पिंजरे में कैद करके रखा है। इन पंछियों की असली जगह आसमान में है, ना कि इस पिंजरे में। 1 मिनट काकी, एक काम कीजिए, ये सारे पैसे रख लीजिए और इन सभी पंछियों को आजाद कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम इन्हें खरीद कर अपने घर लेकर जाओ। इन्हें उड़ने मत दो, क्योंकि इतनी सुंदर चीज तो पिंजरे में ही अच्छी लगती है। नहीं काकी, मैं चाहता हूँ कि ये सारे पंछी आसमान में उड़ान भरे, ना कि इस पिंजरे में घुट घुट कर जिए। ये लीजिए पैसे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माधव के कहने पर सारे पंछियों को पिंजरे से आजाद करके छोड़ दिया जाता है और ये दृश्य देखकर पायल की आंखें भर आती हैं। तुम कितने अच्छे हो माधव, तुम्हारे कारण वो सारे पंछी अपनी जिंदगी खुली सांस लेकर जी पाएंगे। इन पंछियों को तो मैंने आजाद कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हें भी आजाद करना चाहता हूँ, तुम्हारे भाई और भाभी के पिंजरे से। क्या? हाँ पायल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं और तुम्हारा उनकी सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम ना चाहकर उनका अत्याचार सहन कर रही हो, लेकिन अब तुम्हें उनके अत्याचार सहन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें शादी करके अपने घर लेकर जाने वाला हूँ। लेकिन माधव, ये सब इतना आसान थोड़ी ना है। मेरे भाई भाभी क्या बोलेंगे? देखो पायल, तुम्हें तो अब भी उनकी ही पड़ी है। अरे वो दोनों तुम्हें कितना दुख देते हैं और तुम हो कि उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं करती। अरे अपने लिए कब सोचोगी तुम? तुम्हारी अपनी खुशियां है कि नहीं? हाँ माधव, वो भी है। वैसे भी उन दोनों को मेरे चीनी मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं, क्योंकि उन दोनों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। और इसीलिए हम दोनों शादी करेंगे और मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है पायल। थैंक यू सो मच माधव। अरे थैंक यू तो मुझे इस पार्क को कहना चाहिए, जो मेरी कंपनी के सामने ही है, और तुम यहाँ पर हर रोज आकर बैठा करती थी और मैं तुम्हें देखा करता था। फिर हमारी मुलाकात हुई और मुलाकातों में प्यार भी हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस पिंजरे से निकलकर इतने बड़े घराने की बहू बनूंगी। ऐसा नहीं है पायल, मैं तो बस पैसों से अमीर हूँ, लेकिन सच्चा अमीर इंसान तो वही होता है जो मन से अमीर होता है, और तुम उन्हीं में से एक हो। और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी जीवन साथी के तौर पर चुना है। फिर पायल और माधव दोनों शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद जब पायल अपनी भाभी को कॉल करती है, तभी कोई जरूरत नहीं है हमसे बात करने की। जहाँ गई है वही अपना मुंह काला कर, और आइंदा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ वापस मत आना। मर गई है तू हमारे लिए। कोई बात नहीं पायल, तुम हिम्मत रखो। तुमने एक आखिरी बार उनसे बात करने के लिए कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने उसका भी ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। हाँ माधव, जाने दो। अगर मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, तो वो लोग भी मेरे लिए मर चुके हैं, और अब मेरा जो कोई भी है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार है। माधव पायल को गले लगाता है। पायल के ससुराल में सास गायत्री, ससुर गगन और ननंद नैन्सी रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन, चलो ना माधव, आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाते हैं। वो आज मुझे ठेले वाले छोले पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे नहीं पायल, हम दोनों बाहर नहीं जा सकते। क्या? लेकिन क्यों माधव? क्यों मतलब? देखो बेटा, आज ग्रहण है, पता नहीं है क्या तुम्हें? अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन माँ जी, ग्रहण होने से क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। बस हम सब खामखा इसके बारे में सोच सोच कर अपना सर दर्द बढ़ा लेते हैं। अरे नहीं पायल बेटा, ऐसा मत बोलो। ये सब सच भी होता है, और मैं तो अपने बेटे से ज्यादा तुम्हारी चिंता करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहू बन चुकी हो। और अगर ग्रहण के समय घर के बाहर कदम रख कर
कहीं तुम दोनों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। हाँ पायल, माँ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी हम दोनों नए नए शादीशुदा जोड़े हैं और नए जोड़ों को तो झट से बुरी शक्तियां पकड़ लेती हैं। और मेरे लिए तुम तो बहुत कीमती हो। एक पल को मुझे कुछ हो गया तो कोई शिकवा नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए पायल, कुछ भी नहीं। पर माधव, देखो बेटा, मैं स्टाफ से कह देती हूँ कि वो तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाए, फिर तुम यही बैठकर आराम से खा लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। जाने दे पायल, तेरे ससुराल वाले तेरा कितना ख्याल रखते हैं। इनके लिए इतने कम दिनों में तू कितनी ज्यादा कीमती हो चुकी है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच भगवान जी। मुझे मायके में तो इतनी खुशियां कभी नहीं मिल पाई, लेकिन ससुराल में आते ही हर जगह मुझे खुशियां ही मिल रही है। ऐसे ही एक रोज माधव नैन्सी और पायल के लिए कपड़े लेकर आता है, और तभी, वाओ भैया, ये कपड़े तो कितने प्यारे हैं, और ये फ्रॉक मुझ पर कितनी सुंदर लगेगी ना। हाँ नैन्सी, ये सारे कपड़े ब्रांडेड हैं। अच्छे लगे ना तुझे? हाँ भैया, बहुत अच्छे हैं। और पायल, ये कपड़े मैंने तुम्हारे लिए लाए हैं। लेकिन माधव, मेरे लिए ये सूट और साड़ियाँ ही लाए हो। अरे मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनना भी बहुत पसंद है। नैन्सी के जैसे कपड़े मुझे भी मिल जाते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता ना। हाँ पायल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, मेरी बीवी बन गई हो। और अगर तुम शादी के बाद भी जीन्स टॉप और छोटे कपड़े पहनोगी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी सोच दबी हुई है, लेकिन मैं तो बस ये मान मर्यादा बरकरार रखने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन माधव, मान मर्यादा का कपड़ों से क्या लेना देना है? एक औरत चाहे जीन्स पहने या साड़ी पहने, उससे उसका स्वभाव, उसकी मान मर्यादा में कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो जीन्स टॉप में भी अपना बहु धर्म अच्छे से निभा सकती हैं, जैसे कि वो साड़ी पहनकर निभाती हैं। अरे हाँ बाबा, पता है मुझे, पर पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। अब देखो, नैन्सी अब कुंवारी है, इसीलिए वो उसकी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन तुम तो कुंवारी नहीं हो ना। अब इस घर की तुम इज्जत बन चुकी हो, इसलिए तुम्हें अपने पहनावे को ठीक से बरकरार रखना होगा। और अगर मैं दिल से कहूँ तो तुम वेस्टर्न कपड़ों से ज्यादा इंडियन कपड़ों में ही सुंदर लगती हो, और साड़ी में तो एकदम कहर ढाती हो। बाय गॉड पायल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। थैंक यू सो मच माधव, लेकिन मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। प्लीज पायल, इस बात को यही खत्म करते हैं ना। अब तुम मेरे प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी सुंदर दिखे, महफूज रहे और बस खुश रहे। और क्या चाहिए मुझे? ठीक है माधव, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। फिर अगली सुबह पायल उठने से पहले ही उनके कमरे में गायत्री आकर पर्दा खोल देती है, जिससे सूरज की किरणें ठीक पायल की आंखों पर जा गिरती हैं। अरे माँ जी, आप? लेकिन इतनी सुबह सुबह आप हमारे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों बेटा, तुझे मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस सुबह सुबह आपको मैं यहाँ देखकर हैरान हो गई। चलो बेटा, अब उठ जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, तो बहुत आराम हो गया, और अब तुम्हारी बहू होने की जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। लेकिन माँ जी, अभी तो केवल सुबह के 5 ही बजे हैं। देखिए ना, माधव भी खराटे मारते हुए सो रहा है। तो क्या हुआ बेटा, एक घर की बहू पूरे परिवार से पहले उठती है। पूजा पाठ से लेकर रसोई का हर एक काम खुद करती है वो, और तभी जाकर सारे सदस्य सुकून से सुबह का नाश्ता कर पाते हैं। पर पूजा पाठ तो आप ही करती हो ना माँ जी, और रसोई के काम और घर के बाकी के काम ये सब तो नौकर चाकर करते हैं ना। हाँ बेटा, माना कि हम अमीर लोग हैं और नौकर चाकर के रहते हुए हमें ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा,
एक बहू का घर के हर एक काम में हाथ बटाना बहुत शुभ होता है, वरना घर में पनौती आती है। इसीलिए तुम अब से रोज सुबह 5 बजे उठा करना और पूजा से लेकर रसोई का सारा काम 9 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए। क्या? हाँ बेटा, अब काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तुम्हें हर काम में अपना हाथ तो बटाना ही होगा। और हाथ बटाने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस थोड़ी बहुत मदद करके चल दी। जो भी काम होगा वो आधा तुम करोगी और बचा हुआ आधा काम नौकर चाकर कर लेंगे। समझी कि नहीं? ठीक है माँ जी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो अपने ससुराल के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और आप सबके लिए हर एक काम करना मेरा फर्ज है, और मैं अपने इस फर्ज को बड़े ही प्यार से निभाऊंगी। बहुत खूब बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब पायल सुबह के 5 बजे से लेकर हर समय किसी न किसी काम में उलझी हुई रहती है। और जब वो एक रात माधव से हनीमून की बात करती है, तभी आई एम सो सॉरी पायल, लेकिन आने वाले कुछ महीने में मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ, इसीलिए मैं और तुम हनीमून मनाने नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं माधव, तुम अपने काम पर ध्यान दो। नैन्सी है ना, तो हम दोनों चले जाएंगे। वैसे भी जब से मैं इस घर में आई हूँ, गार्डन एरिया के सिवा मैं और कहीं बाहर गई भी नहीं हूँ। अरे नहीं पायल, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और इसीलिए मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने नहीं दे सकता। और तुम अगर कहीं बाहर जाओगी तो मेरे साथ ही जाओगी, वरना बिल्कुल भी नहीं। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ओफो माधव, अच्छा बाबा ठीक है, तो कब फ्री हो तुम? चलो ना मेरे साथ, बाहर जाकर भुट्टा खाते हैं या फिर किसी कैफे में जाकर गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। अरे नहीं पायल, अभी नहीं। बाहर देखो जरा, मौसम कितना खराब है, बिजली भी कितनी तेजी से कड़क रही है। इनफैक्ट पूरे शहर में आज रात को ही रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। और ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन हमारी एरिया में तो इतनी बारिश भी नहीं हो रही, तो हमें बाहर जाने में क्या दिक्कत है? नहीं पायल, बात को समझो तो सही। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ यार। अच्छा सुनो, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी हम दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाता हूँ। अगर हम दोनों बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हमारे ही कमरे में हम प्यारी सी डेट तो कर ही सकते हैं ना। हैशटैग कॉफी डेट। अरे नहीं माधव, तुम कॉफी बनाकर क्यों लाओगे भला? मैं हूं ना, मैं बनाकर लाती हूँ, तुम रुको यहीं पर। अरे नहीं बाबा, मैं लाता हूँ ना बनाकर, तुम बैठो। एक कॉफी ही तो बनानी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओफो माधव, तुम भी ना मेरी कोई बात नहीं मानते। अरे क्यों मानू भला, अपनी ही बीवी के लिए कॉफी बना रहा हूं ना, तो उसमें क्या होता है। फिर माधव कॉफी बनाने चला जाता है। माधव मेरी कितनी परवाह करता है। काश आज माँ पापा जिंदा होते तो अपनी दामाद को देखकर कितने खुश होते वो। फिर एक दिन जब अचानक से पायल की तबीयत खराब हो जाती है, तभी हे भगवान, भाभी तो बुखार से पूरी तरह तप चुकी है। अब क्या करें, हमें इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अरे नहीं नैन्सी, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है और वो आते ही होंगे। फिर डॉक्टर घर आकर पायल का चेकअप करते हैं। इन्हें एडमिट करना होगा, 2 से 3 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, क्योंकि इनका फीवर मामूली नहीं लग रहा, बहुत हाई है और इससे इनकी जान जोखिम में भी जा सकती है। चलिए अभी के अभी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए। नहीं नहीं, ये कहीं भी नहीं जाएगी। अगर आपको इसे एडमिट करना है तो यहाँ घर पर ही अपना सारा सामान लेकर आइए और यहीं पर एडमिट कर दीजिए। लेकिन मैं पायल को बाहर नहीं लेकर जाऊंगा। देखिए माधव जी, हॉस्पिटल में रहते हुए इनका इलाज और भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माधव जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जितना कहा है उतना ही कीजिए। पायल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगी, एंड दैट्स फाइनल। माधव की बातें सुनकर पायल हैरान रह जाती है। लेकिन क्यों माधव, जब भी मेरे कहीं बाहर जाने की बात आती है
तब तुम्हारा बर्ताव एकदम अजीब सा हो जाता है। आखिर तुम मुझे इस घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते? पायल के मुंह से ये सवाल सुनकर माधव बहुत घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मेरे को आपकी मम्मी ने भेजा है, रोमिला मैडम ने। वाओ, मम्मी इज द बेस्ट। मैंने मम्मी को अपना दुखड़ा बताया था कि माँ जी मेरे साथ कैसे अत्याचार कर रही है और वो मुझसे कपड़े धुलवा रही है और कहा कि खुद ही नौकरानी लगाओ। और ये सब मेरी मम्मी से देखा नहीं गया और इसीलिए उन्होंने तुझे भेज दिया। अच्छा, तो मैंने तेरे साथ अत्याचार किया है? अरे माँ जी, आप यहाँ पर कैसे आ गई? अरे अपनी मम्मी से मेरी बुराई करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? मुझे माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मैंने कोई बुराई नहीं की। बस इतना ही कहा कि आपने मुझे सारी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि उसमें गलती भी तो मेरी ही थी ना। खैर, अब वो सब छोड़िए और देखिए, हमारी 5वीं नौकरानी आ गई है और अब से यही हमारे घर पर कपड़े धोया करेगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से इसे काम पर लगा। धोने के लिए तो पहले से ही बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। हाँ माँ जी, चल पिंकी, अब तू काम पर लग जा। मैं तुझे सब कुछ समझा देती हूँ। ठीक है मैडम जी। अब काजल के ससुराल में 5-5 नौकरानियां आने लगती है। इसी बीच एक दोपहर। क्या मैडम जी, उस चंपा को तो आप बराबर खिलाते पिलाते हो और मुझे तो आपने आज तक कभी खाने के लिए भी नहीं पूछा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये ऐसा वैसा कुछ भी मत कहो मैडम। यहाँ आने से पहले मैंने सब देख लिया है कि कैसे वो चंपा यहाँ बैठकर फाफड़ा और जलेबी खा रही थी। और उस दिन तो आप लोग मेरे सामने ही खाना खा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे को आपने नहीं पूछा। अरे ऋषिकेश साहब के घर पर तो जो भी खाना बनता है वो खाना पहले नौकरों को दिया जाता है, फिर उसके बाद ही वो लोग खाते हैं। अरे तुम गलत समझ रहे हो गुलाबो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल चंपा ने आज जो फाफड़ा और जलेबी बनाई थी वो दोनों बहुत ही बेस्वाद बनी थी, और तो और उसने वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई थी और इसीलिए हमने उसे ही कह दिया कि अब तू ही खा ले इसे। हाँ गुलाबो, वैसे भी हमें वो चंपा बिल्कुल भी नहीं पसंद और ना ही उसके हाथ का खाना पसंद है, लेकिन अब मजबूरी है ना, तो क्या ही कर सकते हैं। वो लड़की तो कुछ भी बनाती रहती है और हम दोनों भी उसे कुछ भी नहीं कह पाती। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ गुलाबो, ये ले, तू ये स्नैक्स खा ले। और तुझे पता है, ये वाले स्नैक्स तो खास हमने तेरे लिए ही बचा कर रखे थे। और हाँ, हम भी उन ऋषिकेश अंकल की तरह ही दिलदार लोग हैं और तुझे हमारे घर पर अलग सा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अच्छा हुआ जो आपने सब सच बता दिया, वरना मैं अभी जाकर उनको सब कुछ बता देती। लेकिन आप लोगों के इस बर्ताव से मैं खुश हो गई और अब मैं उनको नहीं बताएगी, इसीलिए आप भी कोई टेंशन मत लो। अब हमारी इज्जत बरकरार रखने के लिए ना जाने इस नालायक गुलाबों के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसे अगर कुछ भी बोला या फिर कुछ गलत किया तो ये सीधा जाकर ऋषिकेश भाई साहब को बता देगी, जिसका नतीजा हमारी इज्जत खराब होने में होगा। ऐसे ही एक दिन, नहीं बिजली, तुझे हम 5 दिनों की छुट्टी नहीं दे सकते। अगर तू ही गांव चली जाएगी तो हमारे घर पर 5 दिनों के लिए झाड़ू पोछा कौन करेगा भला? और नहीं तो क्या, और ये काम तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। 1-2 दिनों की बात होती तो मैं कर भी लेती, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अरे मैंने तो अपने मायके में भी ये काम कभी नहीं किए हैं, तो यहाँ पर ये काम मैं 5 दिनों के लिए क्यों करूंगी? वाह जी वाह, आप दोनों तो बड़े ही चालू हो मेम साहब। उस गुनगुन की बच्ची को तो बराबर 5 दिन की छुट्टी दे दी आपने, वो भी पिछले हफ्ते ही। अरे आप दोनों को क्या लगा, मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा क्या?
मेरे को सब खबर बराबर से मिलती है। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने पूरे 5 दिनों के लिए रात का खाना बाहर से मंगवाया था। हाँ, हमने उसे जाने दिया क्योंकि उसे उसके गांव जाना था और उसके ससुर जी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हुई थी, इसीलिए हमने भी उसे मना नहीं किया। अब तू ही बता, ऐसे हालत में कोई कैसे मना कर सकता है? हाँ बिजली, और अगर खाना बनाने वाली छुट्टी ले ले तो इतनी दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग खाना बाहर से मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर झाड़ू पोछा करने वाली बाई छुट्टी ले ले तब हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो मैं भी कह रही है कि मैं अपनी जगह पर दूसरी बाई को लगा कर जाती है। 5 दिनों के लिए वो मेरी जगह पर आएगी, बस आप लोग उसे हिसाब से पैसे देना। ओफो बिजली, आखिर तू क्यों नहीं समझ रही? हम ये सब नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कोई नई बाई आएगी तो उसके भी कितने नखरे होंगे। ऊपर से उसे सारा काम समझाओ। और नहीं तो क्या। और पिछले हफ्ते ही मोहल्ले के एक घर में नौकरानी ने चोरी की है, इसीलिए हम तो अब किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर ही नहीं सकते। बहुत डर लगता है हमें। देख बिजली, अगर तू चाहे तो 2 दिनों की छुट्टी ले ले, लेकिन 5 दिनों की प्लीज मत ले। ठीक है, फिर उससे बेहतर सुझाव यही रहेगा कि मैं इधर काम ही नहीं करेगी। मैं चंपा को भी बोल देती है कि ये दोनों उस गुनगुन को हाथ और हमें लात दिखा रहे हैं। फिर चंपा और मैं मिलकर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। फिर सारे काम आप ही करती बैठना। क्या? अरे तू पगला गई है क्या? ये कैसी बातें कर रही है तू? एकदम सही कह रही है मैं। आप लोग नौकरानियों में ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है। अगर उसको 5 दिन की छुट्टी मिल सकती है तो मेरे को भी 5 दिन की छुट्टी मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वरना इसी जगह पर काम करके क्या ही फायदा। अच्छा बाबा ठीक है, तू ले ले 5 दिन की छुट्टी और दूसरी नौकरानी को भेज दे 5 दिनों के लिए। अब क्या ही कर सकते हैं। 5 दिनों के लिए हम कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन 5 दिनों से ज्यादा मत लेना। हाँ बिजली, अब जब हम तुझे इतना समझ कर ले रहे हैं तो तू भी हमें थोड़ा समझ कर ले। ठीक है मैडम। बिजली को अब 5 दिनों की छुट्टी मिल जाती है। फिर रात में खाने के समय जब मालती और काजल इन सब के बारे में बातचीत कर रही होती है, तभी देवेंद्र और नकुल ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है माँ? 5 नौकरानियों में आप ऐसे भेदभाव कैसे कर सकती हो? ये बहुत गलत बात है। और नहीं तो क्या। अरे हर एक के साथ समान रूप से पेश आओ ना। ऐसा नहीं होता पापा जी, हमें सब कुछ देख परख कर ही पेश आना पड़ता है। इसने बिल्कुल सही कहा। जो नौकरानी सस्ती पगार में ज्यादा काम करती है उसके साथ तो हम मीठे तरीके से पेश आते हैं। वही जो नौकरानी ज्यादा पैसे लेकर भी तेवर दिखाती है उसके साथ तो हम अपने ही अंदाज में पेश आते हैं। लेकिन इस तरह से ये कंजूसी और भेदभाव करना कहीं एक ना एक दिन तुम दोनों को ये मुसीबत में ना डाल दे, इसीलिए जरा संभल कर रहो। आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे आप दोनों तो बस अपने कारोबार पर ही ध्यान दीजिए। और रही बात घर की, तो इसे संभालने का काम आप हम पर छोड़ दीजिए। फिर एक रोज जब त्योहार आता है तभी मालती और काजल सारी नौकरानियों को साड़ियाँ और बोनस के पैसे देती हैं। क्या बात है मैडम, ये तोहफा मेरे लिए है? हाँ पिंकी, खोलकर देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। हाँ हाँ बिल्कुल खोलेगी। देखना पिंकी, इस तोहफे को खोलते ही तो खुशी के मारे झूम उठेगी। लेकिन जैसे ही पिंकी उस तोहफे को खोलती है उसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या है मैडम? ये साड़ी तो एकदम बाबा आदम के जमाने की लग रही है, और बोनस में भी आपने सिर्फ 500 रुपए ही दिए ला है। ऐसे कौन करता है? थोड़ा तो दिल बड़ा रखो ना। अब इतना पैसा बचाकर दुनिया में दूसरा ताजमहल बनना है क्या आपको? अरे 50 नहीं 500 रुपए दिए हैं बोनस के तौर पर, जरा ध्यान से देख। और 500 रुपए भी कोई कम नहीं होते। अब आपको क्या ही पता।
मेरे बाकी मैडम लोग तो 1,000 रुपए के नीचे मुझे 1 रुपया नहीं देते और 1,000 रुपए के नीचे मैं लेती भी नहीं है। इसीलिए आप मेरे को और 500 रुपए दे दो, वरना ये साड़ी और ये 500 रुपए मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, वो 500 रुपए तो वापस दे दे। अरे तुझे क्या लगता है कि हम अमीरों के पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या, जिस पर हर रोज पैसे उगते हैं? अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? इससे पैसे वापस लेकर इससे दुश्मनी क्यों मोड़ ले रही हो? और ये इस बात की खुन्नस कहीं काम पर ना निकाले। याद है ना, ये हमारे घर पर कपड़े धोने आती है और कपड़े धोना एक बहुत बड़ा काम है। अरे हाँ, रहने दे पिंकी, मत वापस कर ये पैसे। काई को? नहीं रे बाबा, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपका। रख लो ये और मेरे को अपना काम करने दो। येड़ी नहीं है मैं तो किसी का कुछ भी सुन के नहीं लेती। उफ वो पिंकी, तू भी ना। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और मुझे अपनी माँ समझ कर ये ले, और ये 500 रुपए और ले ले और खुशी से मना त्योहार। अच्छा ठीक है मैडम, धन्यवाद। हाँ, अब पिंकी पूरे 1,000 रुपए रखकर कपड़े धोने जाती है। ऐसे ही एक दिन जब गुलाबो और बिजली दोनों एक ही वक्त पर काम करने आती हैं, तभी अरे ओ गुलाबो मैडम, चल हट जा इधर से। अब मेरे को रसोई में झाड़ू पोछा करना है, तो तेरा ये बर्तन वर्तन धोना बाद में कर ले। क्या बोली रे तू? मेरे को तो कुत्ती समझ रही है क्या, जो हटबेट बोल रही है? ज्यादा आवाज मत चढ़ाना, वरना क्या रे? क्या कर लेगी तू? खुद को बहुत देरशानी समझती है क्या? बंदरिया कही की? क्या तू मेरे को बंदरिया बोली? अगर मैं बंदरिया हूं तो तू भूतनी मंजलिका की बहन है। तू बहन, ज्यादा मत बोल बिजली, वरना ये बेलन से ही तेरा ये टकला सर फोड़ दूंगी। सारे बाल तो वैसे भी झड़ चुके हैं तेरे। तुम मेरे को मारेगी तो मैं क्या तेरा मुंह देखती रहूंगी क्या? हट, मैं भी तेरे को झाड़ू से मार मार कर लाल कर दूंगी, समझी कि नहीं? तूने फिर से हट बोला। रुका भी, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ेगी। अब गुलाबो और बिजली में लड़ाई शुरू होती है। तभी वहां पर मालती और काजल पहुंचती है। अरे बाप रे, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? प्लीज शांत हो जाओ। अरे बस भी करो नालायको, यू जंगली बिल्लियों की तरह लड़े जा रही हो कब से? आखिर क्या बात है? इस बंदरिया को समझा के रखो, ये मेरे से ठीक से बातिच नहीं करती है। ये मेरे को हट वगैरह बोलती है। अरे मैं क्या इसको गली की कुत्ती दिखती हूँ क्या? मेरा इतना सुंदर सा नाम है गुलाबो, इसके जैसे सड़ा हुआ नाम नहीं है मेरा। छी, अरे तेरे तो नाम ही गंदा है, गुलाबो। छी, सुनकर ही बदबूदार लगता है। और मैडम लोग यही पहले शुरुआत की है। ये तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। वाह रे वाह, खुद पहले मेरे को हट बोली और अब मैडम लोग के सामने झूठ बोल रही है। ये एक लाफा मारेगी तो सारी भूली हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। येड़ा बन के पेड़ा खाने में तो इसने महारत हासिल की है। अरे बस भी करो, तुम दोनों तो मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रही। अरे घर में ऐसे लड़ाई कौन करता है? यहाँ पर सारी गलती तेरी ही है। पहले तूने उसे हट क्यों बोला? अरे बात करने का कोई तरीका होता है, इज्जत देकर बात करनी चाहिए ना। अरे इसकी जैसी एड़ी काम वाली बाई को क्या ही इज्जत दूं मैं? अरे ओ अंधी, जरा जाकर खुद को आईने में देख। तू क्या किसी कंपनी की मालकिन नहीं लगती, और तू भी मेरी तेरे एक काम वाली बाई है। बड़ी आई मुझे बोलने वाली, बंदरिया कही की। देख गुलाबो, अब तू फिर से चालू मत हो जा। अरे तू ही चालू हो रही है, मेरे दिमाग को शॉर्ट मत दे अब, वरना इधर ही शॉर्ट कर डालेगी मैं तेरा। पहले ही वार्निंग दे रही है मैं तेरे को। अच्छा बाबा ठीक है, बस हो गई गलती। जब तुम दोनों को हमने एक ही टाइम पर बुलाया, लेकिन आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो एक काम कर गुलाबो, 5 मिनट के लिए हॉल में जाकर बैठ, तब तक क्या का झाड़ू पोछा कर लेगी, ठीक है ना?
हाँ ठीक है मैडम। फिर दोनों एक दूसरे को खुन्नस दिखाते हुए अपनी अपनी जगह चली जाती हैं। और इन सब के कारण मालती अपने सर पर बाम लगाकर बैठ जाती है। और अच्छे से मालिश कर काजल, मेरा सर तो मानो फटने वाला है, इतनी बुरी तरह से दर्द कर रहा है। झगड़ा तो उन दोनों निकम्मियों ने किया और उसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। क्या कहा? जरा जोर से बोल तो। कुछ भी तो नहीं माँ जी। लगता है आपको कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। चुप रे, मुझे कुछ भी ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा। अरे तेरा ही ये घटिया मुंह ज्यादा चलने लगा है। क्या माँ जी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मेरा ये बेचारा मुंह तो कम ही चलता है, आप ही से ज्यादा कहाँ चलने देती हो? अरे कम चले तो ही बेहतर है। वैसे इन पांचों ने तो मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। हर रोज किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो चालू ही रहता है। हाँ माँ जी, और ये सब चंपा के कारण हुआ है। ना ही वो हमारा काम आधा करने का फैसला लेती और ना ही हमें दूसरी नौकरानियां ढूंढनी पड़ती। काजल और मालती की बात चल ही रही होती है कि उतने में उन्हें रसोई से बर्तन बजने की आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, कहीं ये दोनों फिर से शुरू तो नहीं हो गई ना? हे ऊपर वाले, उठा ले मुझे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ विक्रम सर, मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। पहले जब आपको मुझसे प्यार हुआ तब मुझे सब कुछ एकदम अजीब और अलग सा लगा, लेकिन अब जब मुझे आपसे प्यार हुआ है तब जाकर मुझे प्यार का असली मतलब समझ आया है। सिया, आपने सही कहा था सर। प्यार ना तो कोई उम्र देखता है और ना ही कुछ और। वो तो एक सुंदर एहसास होता है जो बेवजह कभी भी किसी से भी हो सकता है। शुक्रिया सिया, लेकिन तुम्हें पता है मुझे ये सब किसी सपने के बराबर लग रहा है। लेकिन ये कोई सपना नहीं है सर, बल्कि हकीकत है। हाँ सिया, अब जब हम दोनों फाइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्लीज मुझे पहले ये सर कहना बंद करो और विक्रम ही कहो। वो सुनने में मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मेरा मतलब विक्रम। लेकिन सबसे पहले हमें ये सब जाकर अपने अपने घर वालों को बताना होगा और उनकी रजामंदी से ही सब कुछ होगा, क्योंकि हम दूसरों का दिल दुखाकर एक हो जाए ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे भी सिया, माँ तो मान जाएगी लेकिन अंश का पता नहीं। मुझे तो बस उसी की चिंता है। फिर विक्रम और सिया अपने अपने परिवार वालों को जाकर सारी बातें बताते हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? तुम्हें एक बूढ़े आदमी से प्यार हुआ है? सिया बेटा, ये सही नहीं है। मैं तेरे प्यार को गलत नहीं कह रही, लेकिन लोग क्या कहेंगे? इस समाज में रहने के लिए समाज के उसूलों से ही जीना पड़ता है बेटा। हाँ सिया, माँ जी एकदम सही कह रही है। तुम्हारा और विक्रम साहब का प्यार एकदम गलत है और तुम दोनों की उम्र के बीच में पूरे 20 से 25 साल का फर्क है। देखो सिया, तुम ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ दो, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। नहीं भैया, ऐसे कैसे तोड़ दूं मैं ये रिश्ता? मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए ये सब जानना और समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्यार उम्र देखकर नहीं किया जाता। पहले मेरी भी सोच आप लोगों की तरह ही थी, पर फिर जब मुझे विक्रम से प्यार हुआ उसके बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया है, आप सबका साथ दिया है, फिर चाहे वो अंजू भाभी को उन आदमियों के चंगुल से बचा कर हो या फिर माँ को जब डेंगू हुआ हो तब का हो, लेकिन उन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया है। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। और माँ, आपके और पापा की उम्र के बीच में पूरे 10 साल का फर्क है, फिर भी आप दोनों में अटूट प्यार है। आज तक आप पापा को कितना याद करती हो, और ये बात हम सबको समझनी होगी कि प्यार हमेशा दो आत्माओं के बीच होता है। और रही बात समाज की, तो लोगों का क्या है माँ? लोग तो बस बातें ही बनाते हैं। हाँ बेटा, वो तो है,
और तेरी बातें सुनकर अब मुझे भी यही लग रहा है कि तू सही कह रही है। और तू और विक्रम जी अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों उदय बेटा? हाँ माँ। और सिया, हम सब है तुम्हारे साथ। और धन्यवाद सिया, हमारी सोच को अपनी बातों से बदलने के लिए। हम सबको ये बात पहले से पता थी, लेकिन बस उस बात का एहसास दिलाने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन अब हमें भी एहसास हो चुका है कि प्यार की असली परिभाषा क्या है। सिया के घर वाले तो राजी हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ, आई नो अंश बेटा, ये सब तुम्हारे लिए एकदम अजीब होगा, क्योंकि सिया यानी तुम्हारी होने वाली दूसरी माँ तुमसे केवल 6 से 7 साल बड़ी है। लेकिन बेटा, एक बार मेरे बारे में भी सोचना और फिर देखो तुम्हें क्या सही लगता है और क्या गलत। और अंश बेटा, तेरी माँ हमेशा यही कहा करती थी कि मेरे जाने के बाद अकेले मत रहना। अकेलापन इंसान को जीते जी मार देता है। जीवन में एक जीवन साथी का होना बहुत जरूरी होता है। और सिया में एक अच्छी बहू होने के सारे गुण हैं। वो एक अच्छी बीवी, बहू और माँ, तीनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकती है। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अरे दादी और पापा, आप दोनों को मुझे इतना समझाने और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें पापा की खुशी है उसी में मेरी खुशी है। हाँ, वो बात तो अलग है कि सिया और मुझ में माँ बेटे जैसा रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जैसे कि हम अब भी हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अरे क्या पापा, आप भी। इस तरह से अंश और सुलेखा भी विक्रम और सिया के रिश्ते को अपना लेते हैं, जिसके बाद सबकी सहमति से वो दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर शादी के कुछ दिनों बाद वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। विक्रम, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें नाइट शो देखने जाना है। हमारे रिसोर्ट के बाकी लोग भी जा रहे हैं। ओह नो, ये तो सो गया। सिया को बहुत बुरा लगता है और तभी उसे अपने परिवार वालों की बातें याद आती है। विक्रम उम्र में मुझसे काफी बड़ा है। कहीं पहले पहले जो सबने कहा था वो सच ना हो जाए। कहीं वाकई में यह उम्र हम दोनों के बीच में दरार ना ला दे। अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। हम दोनों ने सुबह से कितनी सारी एक्टिविटीज की है। विक्रम तो क्या, अब तक तो मैं भी थक चुकी हूँ। सिया अपने मन से बुरी बातों को हटाकर अच्छी बातों पर ध्यान देती है और वो भी विक्रम के साथ सो जाती है। फिर हनीमून से लौटने के बाद एक दिन जब वो दोनों एक परफ्यूम शॉप में जाते हैं, तभी ये लीजिए मैडम, मैंने आपके परफ्यूम पैक कर दिए हैं। बिल आप पे करेंगी या आपके पापा? क्या? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इनका पापा नहीं हूँ बल्कि पति हूँ। क्या? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जरा ध्यान से काम किया करो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में चली जाएगी, समझे कि नहीं? रहने दो ना विक्रम, अब उसे कैसे पता होगा हमारे बारे में। इट्स ओके। फिर विक्रम पैसे दे देता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। दोनों को एक कपल की तरह साथ में चलते देखकर दुनिया उन्हें बड़ी अजीब नजरों से देखने लगती है। कुछ दूर पार्क में चलते चलते उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे को देखकर सिया उसे देखती ही रहती है। यही सोच रही हो ना कि हम पेरेंट्स कब बनेंगे? अरे नहीं विक्रम, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। देखो सिया, जहां तक मैं जानता हूँ, माँ बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक बच्चे को ही जन्म दें। और भी कई सारे रास्ते हैं और हम भविष्य में चलकर पेरेंट जरूर बनेंगे। हाँ विक्रम, जरूर बनेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों ठेले के पकोड़े खाएं। क्यों, खाओगे ना तुम भी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर विक्रम और सिया दोनों पकोड़े खाने चले जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सिया, अभी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। माफ कर दो विक्रम, मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से इतना तला भुना खाना सही नहीं होगा। अरे नहीं सिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो दोनों जब जाने लगते हैं, तभी पास के दो आदमी आपस में बतियाने लगते हैं।
अरे इस लड़की ने तो एक बूढ़े आदमी के साथ शादी कर ली। पता नहीं आजकल के जमाने में क्या क्या हो रहा है। अरे भाई, जरूर पैसे के लिए की होगी शादी। आजकल की ज्यादातर लड़कियां ऐसे ही करती हैं। पैसा फेंक, तमाशा देख। उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर विक्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को बहुत मारता है। अरे ओ बुड्ढे, पागल हो गया है क्या? अरे पागल तो तुम लोग हो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात करने की? अरे अगर इतनी ही तुझे मिर्ची लग रही है तो फिर तूने इसके साथ शादी ही क्यों की? शट अप! अगर एक और शब्द भी बोला ना तो इधर के इधर ही हड्डी पसली एक कर दूंगा। विक्रम, विक्रम प्लीज शांत हो जाओ, और तुम दोनों अपने काम से काम रखो ना। कोई कुछ भी करे उससे तुम दोनों को क्या करना है? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों की अकल ठिकाने लगाऊंगी। उन दोनों की बातें सुनकर वो दो आदमी वहां से चले जाते हैं और घर जाकर, देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें विक्रम। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें उन दोनों को मारने की? अरे तो फिर मैं क्या करता सिया? वो दोनों तुम्हारे बारे में कैसे कैसे बात कर रहे थे, मैं उनकी बातें क्या चुपचाप सुन लेता क्या? आई नो विक्रम, खून खोलता है, लेकिन समाज में ऐसे तुम कितनों को मारोगे? लोग तो बस बोलते ही रहेंगे, लेकिन हमें और हमारे अपनों को पता है ना कि हमारा रिश्ता कितना सच्चा है, तो हमें दूसरों को वो सब साबित करने की क्या जरूरत है? फिर भी सिया, मुझे उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो विक्रम, तुम ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और ये लो, ये हल्दी वाला दूध पीकर सो जाओ। और तुमने अपनी बीपी की दवाई ली कि नहीं? नहीं ली होगी। सच में विक्रम, मेरे आने के बाद से तुम तो एकदम लापरवाह हो चुके हो। अरे अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम जो हो मेरे पास। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ हाँ, ऐसी ही बात है। सिया अब विक्रम के कंपनी की दूसरी हेड बन जाती है और वो दोनों अब साथ में खूब मेहनत करके कंपनी को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर एक दिन जब सिया अपने मायके जाती है तभी, अरे बिंदु काकी, मीनल, कैसी हो आप दोनों? अरे हम जैसे भी हो, तुझे उससे क्या लेना देना? और खबरदार जो मेरी बेटी से मिली तो। अरे लेकिन काकी, नमस्ते दामोदर भैया। अरे अजीब बात है, सिया से ना तो दामोदर दूध वाला और ना ही बिंदु कोई भी ठीक से बात भी नहीं करता, और सब उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? दामोदर भैया जो दूध बेचते हैं, उन्होंने भी मुझसे देखकर मुंह फेर दिया, और तो और बिंदु काकी, उन्होंने भी मुझे खामखा सुना दिया। अरे सिया बेटा, अब हमसे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता। जो बिंदु हमारे घर पर दिन में 50 बार आया करती थी, अब तो वो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। और तो और दामोदर भी हमारे यहाँ दूध देने नहीं आता है। सबको यही लगता है कि हम लोग गलत थे। जब से तेरी शादी हुई है तब से यही हाल है बेटा। क्या? अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। बाप रे, माफ कर दीजिए माँ, मैं तो शादी करके अपनी ससुराल चली गई, लेकिन पीछे से आपको हजारों ताने सुनने मिले होंगे जो तीर की तरह आपके दिल को चीर गए होंगे। अरे नहीं बेटा, तू अब ऐसी बातें मत कर। दुनिया चाहे हमें लाख ताने दे दे, लेकिन मुझे, उदय और अंजू बहू को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तेरे और विक्रम जी के प्यार को समझते हैं और हम तुम दोनों के साथ हैं। इसीलिए ना तो तुझे बुरा मानने की जरूरत है और ना ही शर्मिंदा होने की। तुम दोनों ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कुछ लोगों को और उनके नजरिए को हम कभी नहीं बदल सकते, और ये सारी बातें तुम उन पर ही छोड़ दो। शुक्रिया माँ, आपने सच में मेरा बहुत साथ दिया है। सिया अब भावुक होकर जमुना के गले लगती है। फिर एक रात जब सिया विक्रम की कॉफी बनाकर लाती है, तभी वो देखती है कि विक्रम फर्श पर बेहोश पड़ा है, और उसे इस हालत में देखकर सिया के हाथ से कॉफी छूट जाती है। विक्रम,
आंखें खोलो विक्रम। ओह गॉड, ये क्या हो गया विक्रम? सिया की आवाज सुनकर अंश वहां पर आता है। क्या हुआ सिया? देखो ना अंश, मैं अभी अभी कमरे में आई और देखा कि विक्रम फर्श पर बेहोश पड़े हुए हैं। तुम घबराओ मत सिया, हमें पापा को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ अंश, जल्दी चलो। सिया बहुत घबरा जाती है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन इस बारे में वो सुलेखा से कुछ भी बात नहीं करते। अंश, विक्रम को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ सिया, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सबसे पहले तो तुम अपने आप को संभालो। आओ बैठ जाओ यहाँ पर। सिया के चेयर पे बैठने के बाद अंश उसको पानी पिलाता है। देखो सिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम ही इस तरह से डर जाओगे तो कैसे चलेगा? तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे है विक्रम? विक्रम जी को हार्ट अटैक आया है। क्या? हार्ट अटैक की बात सुनकर अंश और सिया एकदम चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।